जेठानी की सब्जी, देवरानी की रोटी। आओ बहू, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। रेखा के कहने पर उसकी बहू घर के अंदर आती है। अरे सुनो करिश्मा, जाओ जाकर नई बहू को जाकर उसका कमरा दिखा दो। आखिर तुम्हारी देवरानी है, छोटी बहन की तरह तुम्हारा इससे रिश्ता है। हाँ क्यों नहीं माँ जी, मैं इसे इसका कमरा दिखा देती हूँ। चलो रागिनी मेरे साथ। करिश्मा ऐसा कहकर अपनी देवरानी रागिनी को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो उसे उसका कमरा दिखा देती है। रागिनी, ये तुम्हारा कमरा है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। उसके बाद तुम्हारी शादी की कुछ रस्में बाकी हैं, वो करनी भी बहुत जरूरी हैं। करिश्मा दीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह। करिश्मा ऐसा सुनकर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। चलते चलते करिश्मा अपने मन ही मन सोचती है, हाँ हाँ, तुम्हारी दीदी की तरह अब मैं तुम्हें करिश्मा का करिश्मा दिखाऊंगी। करिश्मा के मन में और कुछ ही चल रहा होता है। ऐसे में कुछ ही देर बाद रागिनी की शादी की बाकी की बची हुई रस्में भी पूरी हो जाती हैं और अगले दिन से दोनों बहू घर के कामों में लग जाती हैं। सुबह जब रागिनी करिश्मा के पास आती है तो रागिनी करिश्मा से कहती है, बताओ दीदी, मुझे क्या करना है? मैं आपकी किस काम में मदद करवा सकती हूँ? अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा मुन्ना बहुत देर से रो रहा था। अब मैं सब्जी बनाकर उसे दूध पिलाने चली जाऊंगी। तुम एक काम करो, रोटियां बना सकती हो। ठीक है दीदी, मैं सभी के लिए रोटियां बना देती हूँ। रागिनी डिब्बे से आटा निकाल लेती है, जिसके बाद वो आटा गूंदने लगती है। आटा गूंदने के बाद जैसे ही वो गैस पर रोटी बनाने के लिए चलती है, करिश्मा उससे कहती है, अरे रुको जरा, सब्र करो। दरअसल रोटियां यहाँ नहीं बनेंगी, रोटियां तो हमारे घर में सब लोग चूल्हे की ही पसंद करते हैं। लेकिन दीदी, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटियां कैसे बनाऊंगी? परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में चूल्हा भी है, लेकिन वो छत पर बना हुआ है। तुम जाओ, छत पर जाकर चूल्हे पर रोटियां बना लो, तब तक सब्जी भी तैयार हो जाएगी। करिश्मा के कहने पर रागिनी छत पर पहुंच जाती है, जहां वो एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ देखती है। वो उस पर चूल्हे की रोटियां बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पहली बार चूल्हा जलाने में भी उसे बहुत दिक्कत आती है। चूल्हे पर रोटियां बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं चूल्हे पर रोटियां बनाकर ही रहूंगी। रागिनी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ चूल्हे पर बहुत ही प्यारी प्यारी रोटियां बनाकर लेकर आती है। जब सभी लोग खाना खाते हैं तो चूल्हे की बनी हुई इतनी साफ सुथरी रोटियां देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये चूल्हे की रोटियां तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और देखो, इनके ऊपर जरा भी राख नहीं लगी। किसने बनाई है ये रोटियां? नई बहू रानी ने बनाई है रोटियां। कमाल है रागिनी, तुम्हें तो बहुत अच्छी रोटियां बनानी आती हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब से तुम ही रोटियां बनाना। तारीफ सुनने के बाद रागिनी को खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन वो ये सब याद करने लगती है कि इतनी सुंदर और साफ सुथरी रोटियां बनाने के चलते कितनी बार उसका हाथ जला था। अरे अरे, अगर इतनी स्वादिष्ट रोटियां लगी हैं तो खाओ ना, और ये लो। रागिनी और करिश्मा सभी को पेट भर कर खाना खिला देती हैं। इस प्रकार सुबह शाम की रोटियां करिश्मा अब रागिनी से ही बनवाने लगती है। किचन में इलेक्ट्रॉनिक गैस के ऊपर खाना बनाते हुए करिश्मा अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरे घर में। अब मुझे गर्मी में चूल्हे पर रोटियां नहीं बनानी पड़ती, मेरी देवरानी रोटी बनाती है और मैं जेठानी जो आराम से किचन में खड़ी होकर सब्जी बनाती हूँ। ये कितना आसान सा काम है। करिश्मा मन ही मन मुस्कुरा रही होती है तो वहां बेचारी रागिनी छत पर धुएं में रोटी बना रही होती है। पता नहीं ये कैसी लकड़ियां हैं जो जलने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं ये गीली लकड़ियां तो नहीं? ओहो, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब तो यहाँ और भी कोई लकड़ियां हैं ही नहीं, मुझे इन्हीं के सहारे रोटियां बनानी होंगी। रागिनी की आंखें धुएं से लाल हो जाती हैं। वहीं करिश्मा घर में आराम से काम करके चूल्हे से अपना पीछा छुड़ा लेती है। बेचारी रागिनी गीली लकड़ियों में जैसे तैसे करके रोटियां बनाकर लेकर आती है और अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, ये आज आप कैसी लकड़ियां लेकर आई हैं? इन लकड़ियों से तो जरा भी रोटियां नहीं बन पा रही थी। बहुत ही मुश्किलों से मैंने रोटियां बनाई हैं। दरअसल मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे माफ करना, अगली बार से सही लकड़ियां लेने चलेंगे। धुएं की वजह से रागिनी को खांसी भी हो जाती है। अब रोजाना ही बेचारी रागिनी से चूल्हे पर गर्मी में रोटियां बनवाई जाती थी, जिसके चलते रागिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि उसकी जेठानी घर के आसान काम खुद करती है और उसे हर मुश्किल काम करवाती है। एक दिन करिश्मा अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। अरे माँ, जब से वो बुद्धू लड़की इस घर के अंदर आई है तब से आपकी बेटी को बहुत आराम मिल रहा है। कोई भी मुश्किल काम मुझे नहीं करने पड़ते, सारे काम मैं उसी से करवाती हूँ और घर में सबसे कह देती हूँ कि सारे काम मैंने किए हैं।
सब लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। लेकिन बेटी, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ओ माँ, आप भी ना, अब मुझे लेक्चर मत दो। मैं जेठानी हूँ उसकी, मैं उसे काम करवा सकती हूँ। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। करिश्मा ऐसा कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन कमरे के बाहर रागिनी ये सब सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी जेठानी कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखा रही हैं। अगर मैं घर के सारे काम करने के बाद भी तारीफ नहीं ले पा रही हूँ और मेरे हिस्से की सारी तारीफ मेरी जेठानी ले रही है, तो तारीफ के साथ साथ मेहनत भी उन्हें ही करनी चाहिए। रागिनी ऐसा सोचकर अपने कमरे में जाती है, अपना सारा सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। जिसके बाद जब ये बात करिश्मा को पता चलती है तो उसे उस समय तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं तो उसे काफी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अरे बाप रे बाप, अभी कपड़े धोए थे और अभी घर की साफ सफाई भी करनी है। बड़ी बहू, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ हमारे खाने के लिए खाना बना कर लाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। करिश्मा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी उसका छोटा मुन्ना रोने लगता है। अरे ये क्या, मुन्ना रो रहा है? मुझे जल्दी से उसे चुप कराना होगा। करिश्मा अपने कमरे में जाती है और अपने मुन्ना को दूध पिलाने लगती है। तभी बाथरूम से उसके बेटे राजू की आवाज आती है। माँ, माँ कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ पर आओ, मैंने पॉटी कर ली है। पहले तो करिश्मा जैसे तैसे अपने मुन्ना को चुप करवाती है और उसके बाद बाथरूम में जाकर राजू को पॉटी साफ करती है। जिसके बाद वो अपने हाथों को अच्छे से धोकर किचन में पहुंच जाती है। वो सभी के लिए नाश्ता बना ही रही थी कि तभी उसका पति तरुण आकर उससे कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? कल तक तो तुम में काम करने में इतनी फुर्ती थी और आज तुमने सब गड़बड़ कर दी और तुमसे घर के काम नहीं हो रहे हैं। अपने पति के ये शब्द सुनते ही उसे अपनी देवरानी की याद आ जाती है। अरे ये क्या, मुन्ना रो रहा है? लाओ मैं इसे चुप करवा देती हूँ, इतने आप थोड़ी देर आराम कर लो। बहुत शुक्रिया रागिनी तुम्हारा, इसने रो रो कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। तुम इसकी चाची हो, तुम ही संभालो अभी से। क्या हुआ दीदी, लगता है आप बहुत ज्यादा थक गई हो। कोई बात नहीं, अभी आपका मुन्ना छोटा है ना, आपको बहुत परेशानी होती होगी। बच्चों को संभालना, घर को संभालना, कोई नहीं, मैं ये सारे काम खुद कर दूंगी। आप बस मुन्ना को दूध पिला दो। हाँ हाँ सही कहा तुमने, मैं मुन्ना को दूध पिलाने जा ही रही हूँ। तुम सारे काम कर लेना, अगर मेरी जरूरत हो तो बता देना। मैंने उस बेचारी को बहुत परेशान किया, शायद मुझसे परेशान होकर भी वो अपने मायके गई है। 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी देवरानी वापस नहीं आई। मुझे माँ जी से बात करनी चाहिए। करिश्मा ऐसा कहकर रेखा के पास जाती है और उसे अपनी चालाकी से की हुई सारी हरकतें बता देती है। बड़ी बहू, मैंने तो तेरे बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। खैर, जो हुआ तुझे उसका पछतावा है, इसीलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। हाँ माँ जी, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आइंदा में ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी और मैं अब से देवरानी से घर के मुश्किल काम नहीं करवाऊंगी। हम दोनों मिलकर घर के बराबर के काम करेंगे, लेकिन मेरी देवरानी को वापस बुला दो माँ जी। रेखा करिश्मा के कहने पर अपनी छोटी बहू को वापस बुला लेती है। जिसके बाद करिश्मा रागिनी से माफी मांगती है और उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझकर अपने ससुराल में रहने लगती है। अब दोनों बहू घर में बराबर की काम करती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। भैया, घर में राशन भी खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करें? पूरे दिन दिहाड़ी पर काम करने के बाद भी हम लोगों को हमारी मेहनत की कमाई नहीं मिलती। पता नहीं ऐसा और कब तक चलता रहेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? एक गांव में अंकुश, अरविंद, कैलाश तीनों भाई रहा करते थे। वो तीनों ही शादीशुदा थे, लेकिन उनके जीवन में गरीबी से परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं उनकी एक बीमार माँ भी थी। कितनी देर हो गई है, अभी तक हमारे पति काम से नहीं लौटे। वो तीनों रोजाना काम ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिलता। कोई दिहाड़ी करने के लिए अपने यहाँ जगह देता ही नहीं है। गांव से कंपनियां बाहर नहीं गई होती तो इतनी परेशानी झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं हम लोग। वो आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उन तीनों के पति वापस घर लौट आते हैं। प्रेरणा, जाओ जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। प्रेरणा एक गिलास पानी लेकर आती है और अंकुश को दे देती है। जिसके बाद अंकुश पानी पीता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज भी हमें कोई काम नहीं मिला। तुमने खाने में क्या बनाया है? कहाँ से बनाती, खाने के लिए तो घर के अंदर एक दाना तक नहीं था। ये तो बताओ, तुम दोनों यहाँ पर हो, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ रह गए? अरे रास्ते में एक आदमी मिल गया था जिससे भैया काम के सिलसिले में बात कर रहे थे। थोड़ी देर रुक जाओ, आते ही होंगे।
कैलाश उसी समय वापस घर लौट आता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में कुछ पैसे होते हैं। फौरन तैयार हो जाओ, आज रात हमें शहर के लिए निकलना है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। ये देखो, ये पैसे। पैसे? पैसे कहाँ से आए भैया? अरे मैं अभी गोवर्धन भैया से मिला था। वो गांव के लोगों को शहर में ले जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छी नौकरी पर लगवा देते हैं। शहर में हम यहाँ से 5 गुना कमाएंगे और हमारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। देखो जरा, उन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं घर का राशन डलवाने के लिए। जा अंकुश, इन पैसों से घर का राशन लेकर आ। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसी रात उन लोगों को शहर के लिए निकलना होता है। अपना सारा जरूरत का सामान पैक करके वो तीनों भाई गोवर्धन के पास पहुंच जाते हैं। आ गए तुम तीनों? चलो अच्छी बात है, जल्दी से टेम्पो में चढ़ जाओ। आज मैं सभी को लेकर जा रहा हूँ। शहर रहना खाना पीना सब तुम्हें वहीं मिलेगा। गोवर्धन टेम्पो से सभी आदमियों को भरकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। उन्हें गए हुए महीना हो जाता है, लेकिन 1 महीने के अंदर उनकी कोई खोज खबर उनकी पत्नियों तक नहीं आ पाती। कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, पता नहीं कब हमारे पति वापस लौटेंगे। अरे बहू, आखिर मेरे तीनों बेटों को तुमने कहाँ भेजा है? वो वापस लौटकर क्यों नहीं आ रहे हैं? माँ जी, हमने उन्हें कहीं नहीं भेजा, बल्कि वो तो घर की परेशानियां देखकर खुद ही शहर चले गए। चलो, ये सारी बातें शाम को आने के बाद करेंगे। अभी हमें कोयले की फैक्ट्री में जाना है, वरना शाम का खाना खा नहीं पाएंगे। अमृता ऐसा कहकर आनंदी और प्रेरणा के साथ कोयले की फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां वो सुबह से शाम तक काम करती है और 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाती है। यहाँ हम तीनों मिलकर खुदाई कर रहे हैं। देखो जरा, आसपास कोई भी नहीं है। अब हमें भी चलना चाहिए। प्रेरणा ऐसा कह ही रही थी कि तभी खुदाई करते हुए आनंदी को एक कपड़े में बंधा हुआ कुछ मिलता है। क्या हो सकता है इसके अंदर? खोलकर देखती हूँ। अरे ये क्या? ये तो एक टिफिन बॉक्स है, लेकिन देखो जरा इसमें कितना पुराना और ये सुंदर है। सही कहा तुमने, लेकिन इस पर हमारा हक नहीं। चलो इसे दरोगा को दे देते हैं और उससे अपनी आज के दिन की दिहाड़ी ले लेते हैं। तीनों बहू दरोगा के पास जाती हैं, लेकिन दरोगा के साथ साथ वहां सभी मजदूर अपने अपने घर जा चुके थे, जिसके बाद वो तीनों भी उस टिफिन को लेकर अपने घर पहुंच जाती हैं। उस दिन उनके घर पर खाने का एक दाना भी नहीं था। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद वो तीनों बहुएं उस टिफिन को हाथ में लिए एक दूसरे से बातें करती हैं। हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है, बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी भी भूखी प्यासी पड़ी है, उनकी तो दवाई तक नहीं आई है। हमारे पति भी पता नहीं कहाँ जाकर बस गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काश मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिल जाते। आनंदी के इतना कहते ही टिफिन के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है और उस रोशनी के चलते वहां कई प्रकार के पकवान निकल आते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों बहू हैरान रह जाती हैं। मैंने जो देखा वही तुमने भी देखा? इस टिफिन की रोशनी से यहाँ कई प्रकार के पकवान निकल आए। क्या ये कोई जादुई टिफिन है? अगर ये जादुई टिफिन है तो अभी इसका पता चल जाएगा। मुझे एक बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम खाने का मन है। अमृता के इतना कहते ही टिफिन बॉक्स के अंदर से फिर से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के चलते वहां आइसक्रीम प्रकट हो जाती है। हाँ सच में, ये तो एक जादुई टिफिन है। तभी टिफिन बॉक्स के मुंह आंख नाक बन जाते हैं और वो कहता है, हाँ सही पहचाना, मैं कोई मामूली टिफिन नहीं बल्कि एक जादुई टिफिन बॉक्स हूँ। कई सदियों पहले मैं महाराजाओं के लिए खाना बनाकर इस टिफिन में पैक करके उन्हें देने जाया करता था। मैं उनका खास बावर्ची था, लेकिन कुछ बावर्चियों ने जलन के चलते मेरी हत्या कर दी, जिसके बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मेरी आत्मा इस टिफिन में ही कैद हो गई। उसके बाद जब भी मैं किसी भूखे या मजबूर इंसान को मिलता हूँ तो उसकी मदद करता हूँ। फिलहाल तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। तीनों बहुएं अपनी सारी परेशानियां जादुई टिफिन को बताती हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते तुम सभी भूखे पेट कभी नहीं सोओगे। जादुई टिफिन की मदद से उस रात तीनों बहू अपनी सास के साथ पेट भरकर खाना खाने लगती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो प्रेरणा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे रुको दीदी, क्यों कोयले की खदान में मजदूरी करने जा रही हो, जबकि अब हमारे पास जादुई टिफिन है। आपको पता है ना, जादुई टिफिन से हम जितना खाना मांगेंगे वो हमें उतना खाना दे देगा। क्यों ना हम इसकी मदद से अपने लिए एक ढाबा खोले? सुझाव तो अच्छा है, लेकिन तुम ये बताओ, ढाबा खोलने के लिए जगह और टेबल और बड़े बड़े बर्तन कहाँ से आएंगे? हमारे पास वो तो कुछ भी नहीं है। प्रेरणा अपने गले से मंगलसूत्र उतारकर उसे बेच देती है, जिसके बाद कुछ पैसे आ जाते हैं। तीनों बहू मिलकर उन पैसों से ढाबा खोलने का सारा सामान ले आती हैं और ढाबा खुलते ही वो जादुई टिफिन से कहती हैं, जादुई टिफिन हमारी मदद करो। हमने ये ढाबा खोला है, इस ढाबे को चलाने के लिए यहाँ भरपूर खाना होना चाहिए, जो लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगे और वो खाना खाने यहाँ आए।
आनंदी के इतना कहते ही जादुई टिफिन से एक रोशनी निकलती है और वहां रखे बड़े बड़े बर्तनों में कई प्रकार के खाने प्रकट होते हैं। किसी में पूरी, किसी में शाही पनीर तो किसी में बिरयानी आ जाती है। जब जितना खाना चाहिए हो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ पर ही हूँ। तीनों बहू बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो उस ढाबे को चलाने लगती हैं। सुबह से दोपहर तक तो ढाबे में कोई नहीं आता, जिसके चलते तीनों का चेहरा बहुत मायूस हो जाता है। लेकिन दोपहर के बाद शाम होते होते धीरे धीरे कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं और सभी को उनके ढाबे का खाना बहुत पसंद आता है। खाना तो मैंने कई ढाबों का खाया, लेकिन यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेरा तो पेट ही भर गया। मालती खाने के पैसों के साथ साथ उन्हें टिप भी देकर जाती है। इस प्रकार अब रोजाना वो ढाबा चलाती है और आखिरी में गरीबों को खाना खिलाते हैं। इसी के चलते वो तीनों अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अब उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वो अपनी सास का इलाज भी करवा लेती हैं। जिसके बाद सुष्मिता अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अब तो हमारे पास पैसे भी हैं और हमारी परेशानियां भी खत्म हो गई हैं। बहू, मेरे बेटों को ढूंढ कर ले आओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने बेटों को देखना है। मेरा दिल बहुत सहमा हुआ है। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। चिंता मत करो माँ जी, हम तीनों शहर जाएंगे और अपने पतियों को ढूंढकर जरूर लेकर आएंगे। अमृता, आनंदी और प्रेरणा के साथ शहर पहुंच जाती है और वहां पर अपने पतियों की फोटो पुलिस थाने में दिखाकर उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। इसी के चलते शहर की एक कंपनी में छापा मारा जाता है, जहां उनके तीनों पति भी होते हैं। वो वहां से अपने तीनों पतियों को बचाकर वापस गाँव ले आती है, जहाँ उनके पति उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं। अच्छा हुआ तुम तीनों ने हमें ढूंढ लिया, वरना पता नहीं हम तीनों भाइयों का क्या होता। उस इंसान के झांसे में आकर मैं शहर चला गया था, लेकिन वहां उस कंपनी में दिन रात हमसे बहुत काम करवाते, हमें खाने पीने को भी नहीं देते। हमारी तो जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई थी। लेकिन तुम तीनों ने हमें बचाया कैसे, और ये तरक्की इतनी जल्दी कैसे हुई? अंकुश के पूछने पर वो तीनों जादुई टिफिन के बारे में उन्हें बताती हैं, जिसे सुनकर वो तीनों भी बहुत खुश होते हैं और अब वो तीनों अपनी तीनों पत्नियों के साथ मिलकर जादुई टिफिन की मदद से ढाबा चलाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।